हाँ तो प्यारे साथियों, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी अध्याय 15 के बारे में, इस्लाम के धर्म के बारे में और अरबों के आक्रमण के बारे में। हमने वहीं पढ़ा था कि जो हमारा समय था 1206 ईस्वी का, उसमें मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में देखा जाए जो ऐबक था, ऐबक ने भारत में एक नए वंश की स्थापना की, एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे हम जानते हैं गुलाम वंश के नाम से। किसके नाम से? गुलाम वंश के बाद में, ठीक है, गुलाम वंश के नाम से हम उस नए वंश को जानते हैं। तो वही था जब 1206, आज के 16वें अध्याय में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है, जो कि हम बात करेंगे 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, ठीक है। तो समय था 1206 ईस्वी का, ठीक है ना, समय था 1206 ईस्वी का। और 1206 ईस्वी में मैंने बताया था कि जो हमारा गौरी था, मोहम्मद गौरी, है ना, उस मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो गई। और इसकी 1206 में जब मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में 1206 ईस्वी में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी, हमारे भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। ध्यान रखना, इसी 1206 में इसकी मृत्यु के बाद हमारे भारतीय इतिहास में काय की स्थापना हुई? दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। हमारे इतिहास में, हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ठीक है, 1206 ईस्वी में, ठीक। अब यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे 1206 ईस्वी में मामलुक के बारे में, ठीक है। जो शासक था मामलुक, उस मामलुक के बारे में बात करेंगे। और जो मामलुक था, इसका जो शासन समय बताया जाता है वो है 1206 से 1290 ईस्वी तक, 1290 ईस्वी तक, ठीक है। देखो, जब मोहम्मद गौरी जो था उसकी अचानक से मृत्यु हो गई थी, है ना। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो जो उत्तराधिकार की जो प्रक्रिया थी उसका सही उल्लेख देखा जाए, उसके सही यात्रा वृतांतों को पढ़ा जाए, सही साथ जो हमारे स्रोत हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको पढ़ा जाए, तो 3 प्रमुख गुलाम हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, 3 प्रमुख गुलाम हुआ करते थे, 3 प्रमुख गुलाम हुआ करते थे। अब वो 3 गुलाम कौन से थे? और उन्हीं के हाथों में, ध्यान रखना, जो उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी, जो प्रक्रिया थी, वो संघर्ष छिड़ गया। वो 3 लोग थे, 3 गुलाम थे। अब वो 3 गुलाम कौन कौन से थे? एक का नाम था ताजुद्दीन याल्दुस, ताजुद्दीन याल्दुस, ठीक है। और दूसरे की बात करें, दूसरा कौन था? दूसरा था नसीरुद्दीन कुबाचा, नसीरुद्दीन कुबाचा। और तीसरा कौन था? तीसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि जब वो इसकी अकस्मात मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में, और जब मामलुक जो था उसने शासन किया 1206 से 1290 ईस्वी के बीच में, तो जब मृत्यु हो गई मोहम्मद गौरी की 1206 में, तो उत्तराधिकार का जो संघर्ष था, उत्तराधिकार को लेकर के जो लड़ाइयाँ चल रही थी, वो 3 गुलामों के बीच में चल रही थी। अब वो 3 गुलाम कौन कौन से थे? जैसा कि मैंने आपको बताया, ताजुद्दीन याल्दुस, नसीरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। इन तीनों के बीच में उस उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष चल रहा था। और इसी समय में जब इनके बीच में संघर्ष चल रहा था, जो गौरी थे, गौरी लोग, जो गौरी वंश के शासक थे, उन गौरियों के बात में बात की जाए, जो गौरी लोग थे, इन गौरियों लोगों ने क्या कर रखा था? इनके हाथों में कुछ अधिकार था। अधिकार क्या? जो शासकों की जो शासन क्षेत्र थे, वो शासन के क्षेत्र इनके अधिकार में थे। तो उनमें से कुछ ऐसे थे इन्होंने कब्जे में किया हुआ था। जैसे कि बात करें, गौरियों ने कौन सा कब्जा किया हुआ था? एक तो मुल्तान पर कब्जा किया हुआ था, है ना। गौरी लोगों ने अपने हाथों में मुल्तान पर भी कब्जा किया हुआ था। एक उच्च था, उच्च को भी अपने कब्जे में किया हुआ था। नहर वाला था, नहर वाला प्रदेश को भी अपने कब्जे में कर लिया। हालांकि पुरसोर को भी किया था। इन्होंने काफी क्षेत्रों पर अधिकार किया हुआ था। एक आपका सियालकोट था, सियालकोट, सियालकोट पर भी इन्होंने अपना अधिकार किया। लाहौर पर किया, लाहौर, तबर हिंद, तबर हिंद, तराइन, अजमेर, ठीक है। और इन्होंने हांसी,
सुरसुती, कोहरम, मेरठ, कोयल। और आपका इसने एक गौरियों ने दिल्ली पर भी अधिकार किया हुआ था, दिल्ली को भी अपने कब्जे में किया हुआ था। हालांकि जो बदायूं था, बदायूं आपका ग्वालियर था। भेड़ा भी था, भेड़ा पर भी इन्होंने अपना कब्जा किया हुआ था। बनारस था, कन्नौज था, बनारस, कन्नौज, कालिंजर। इन्होंने अवध, मालवा, अवध, मालवा, हालांकि बिहार पर भी किया हुआ था। लखनौती है, हालांकि इत्यादि। ठीक है। जो गौरी वंश के शासक थे, जो गौरी लोग थे, उन्होंने मुल्तान, उच्छ, नहखाल, नहरवाला, पुरसोर, सियालकोट, लाहौर, तबरहिंद, तराइन, अजमेर, हांसी, सुरसुती, कोहर्रम, मेरठ, कोयल, दिल्ली, बदायूं, ग्वालियर, भेड़ा, बनारस, कन्नौज, कलिंजर, अवध, मालवा, बिहार, लखनौती, इन सब पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। और वास्तव में देखोगे इनमें से काफी क्षेत्र नाम मात्र को ही गौरियों के कब्जे में थे, केवल नाम मात्र के लिए थे कि हाँ उनके कब्जों में है ना। हालांकि जो स्वयं देखा जाए, जो अन्य क्षेत्र थे उन्होंने क्या किया, स्वयं को तुर्कों के कब्जे से स्वतंत्र घोषित कर दिया। और एक स्थानीय शक्तियों का हट जो था वो सल्तनत के शासकों के लिए हमेशा ही समस्या बनकर के खड़ा रहा हमारे इतिहास में। हालांकि स्थानीय शत्रुता को देखोगे, दुश्मनी को देखोगे, और साथ ही तुर्की गुलामों से दबाव के कारण क्या हुआ, जो ऐबक था उसने अपने शत्रुओं की हरकतों पर नजर रखने के लिए और जो भारतीय क्षेत्र थे उन पर अपनी एक पकड़ बनाने के लिए, अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए लाहौर में ही रुक गया वो जो है ऐबक। और यहां ध्यान रखिएगा, जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने तो कुतुबी वंश की स्थापना की, कुतुबी वंश की। ठीक है। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की। जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश, इसने कौन से वंश की? इसने की शमसी वंश की, इसने शमसी वंश की स्थापना की। और जो बलवन था, बलवन ने स्थापना की बलवनी वंश की, बलवनी राजवंश की। ठीक है। बलवनी राजवंश की इन्होंने स्थापना की। तीनों ने स्थापना अलग अलग की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की, बलवन ने बलवनी की, और इल्तुतमिश ने शमसी वंश की। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने शासन किया 1206 से लेकर के 1210 तक, 1210 तक। ठीक है। हालांकि देखो, जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर बैठा, और ऐसा बताया भी जाता है कि जब ये शासन पर बैठा तो हालांकि इसने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, इसको सुल्तान की उपाधि दी जा रही थी, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर के 1210 तक जो शासन किया, ध्यान रखना, इसने वो लाहौर में ही शासन चलाया। इसने लाहौर में ही रह करके 1206 से 1210 तक अपने वहाँ पे लाहौर में ही शासन का संचालन किया, और लाहौर ही इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। लाहौर इसकी राजधानी हुआ करती थी और यहीं इसने शासन किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और हालांकि बताया जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाखों रुपए दान में दिया करता था। काफ़ी उदारता थी इसके अंदर जो है, और उदारता थी इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, जो उदारता का व्यवहार था इसका, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। उदारता का जो व्यवहार था, इसी उदारता के बदले इसको लाख बख्श के नाम से जानते थे। काय के नाम से? लाख बख्श के नाम से, ध्यान रखिएगा, है ना। और हसन निज़ामी और फ़क्र मुदब्बिर जो था, उनको दोनों को जो है ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया। किस किस को? हसन निज़ामी,
हसन निज़ामी, और दूसरा मैंने बताया आप लोगों को फ़क्र ए मुदब्बिर। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। कुतुबुद्दीन ऐबक का इनको संरक्षण प्राप्त था, है ना। वहीं देखा जाए, एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ध्यान रखिएगा, एक फेमस कह सकते हैं, काफ़ी विद्वान कह सकते हैं, प्रसिद्ध कह सकते हैं, एक सूफी संत हुआ करते थे, और उन सूफी संत का नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी जो सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर जो है दिल्ली में कुतुबुद्दीन उसकी कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे बाद में हमारे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है नींव रखी, नींव काय की रखी? नींव रखी कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की इसने नींव रखी, और इसको पूर्ण किसने करवाया? इसको पूर्ण करवाया हमारा इल्तुतमिश ने। ध्यान रखिएगा, इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक, अब क्या हुआ? 1210 ईस्वी का समय था, और 1210 ईस्वी में ध्यान रखिएगा एक खेल होता है चौगान का। चौगान जो खेल होता है, चौगान बोलते हैं पोलो को। ठीक है, एक पोलो नाम का खेल हुआ करता था, और 1210 ईस्वी में जो ऐबक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो पोलो खेल रहा था, और पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर गया, और उसके कारण इसकी ये खेलते हुए, चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। अब यहाँ बात करें हम शमशी वंश की। किसकी? शमशी राजवंश की। और शमशी राजवंश किसका था? मैंने आप लोगों को बताया था भी, वो इल्तुतमिश का हमारा राजवंश हुआ करता था। तो यहाँ बात करेंगे हम शमशी राजवंश की, शमशी राजवंश के बारे में। ठीक है, ऐबक जो था वो भी काफ़ी देखोगे तो राजनीतिक दलदल में फंसा हुआ था, है ना। तो जो इल्तुतमिश था वो भी एक राजनीतिक दलदल में फंसा हुआ था, और उसने केवल तुर्की गुलाम अधिकारियों से निपटना था। हालांकि उसने तुर्की जो अधिकारी लोग थे, तुर्की जो गुलाम अधिकारी हुआ करते थे, उनसे तो उसको लड़ना ही लड़ना था, लेकिन उसके साथ में वो स्वयं को उसके बराबर समझते थे। जो तुर्की गुलाम थे वो इल्तुतमिश को उनके बराबर समझते थे, लेकिन उसे 3 शक्तिशाली शत्रुओं से लड़ना था। एक तो गजनी में याल्दुस, मुल्तान में कुबाचा, और लखनौती में अली मर्दान। इनका सामना भी करना था। ध्यान रखिएगा, इसको इल्तुतमिश को जो है तीन मैंने बताया, 3 शक्तिशाली शत्रु हुआ करते थे। गजनी में बात करें तो गजनी में कौन हुआ करता था? याल्दुस। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो मुल्तान में कुबाचा हुआ करता था। मुल्तान में कुबाचा, उसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन कुबाचा। और तीसरे की बात करें तो तीसरे मैंने बताया था लखनौती जो था। लखनौती में कौन था इसका शत्रु? लखनौती में इसका शत्रु था अली मर्दान। इन तीनों का सामना करना था। अब यहां से हम कहानी स्टार्ट करते हैं अपने इल्तुतमिश के बारे में। और इल्तुतमिश ने शासन किया 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। ठीक, देखो इल्तुतमिश जो था वही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक था कौन? इल्तुतमिश। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई उसके बाद, हालांकि देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी, उसी मृत्यु के समय पे ये बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो है बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। बदायूं का
सूबेदार हुआ करता था। सूबेदार बोलते हैं गवर्नर को, ठीक है, सूबेदार बोलते हैं गवर्नर को, गवर्नर को। ये बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। और इल्तुतमिश का देखोगे 26 वर्ष के शासनकाल को विद्वानों के 3 चरणों में विभाजित किया गया है। इसके शासनकाल को जो है 3 चरणों में विभागा गया है, 3 चरणों में। पहले चरण की बात करें तो पहला चरण था इसका 1210 से लेकर के 1220, और दूसरे की बात करें तो 1221 से लेकर के 1227, और तीसरे की बात करें, तीसरा था 1228 से लेकर के और 1236 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखिए जो 1210 से 1220 का समय था, जब तक कि इसने क्या किया, अपने शत्रुओं पर अधिकार जमाया। इस शासन समय में इसने अपने शत्रुओं पर अधिकार जमाया, यानी कि शत्रुओं से निपटारा, ठीक है। इस समय में अगर यही बात करें 1221 से लेकर के और 1227 ईस्वी के बाद में, तो इसमें इस शासनकाल में देखोगे 21 से 27 के बीच में उसने क्या किया, जो मंगोल थे, मंगोलों की जो समस्या थी उसका हल किया। मंगोल समस्याओं का सामना, ठीक है। और 1228 से और 1236 ईस्वी में अब क्या था, इसको ये पूरा समय किस में लग गया, अपने राजवंश को एक सुदृढ़ करने में समय लग गया, है ना, सत्ता जमाने में समय लग गया। ठीक है, ये 3 चरणों में इसका शासनकाल रहा। इल्तुतमिश के राजगद्दी जब संभाली उसने, तो याल्दु जो था उसने गजनी छोड़ दिया और लाहौर पर कब्जा कर लिया। पंजाब में थानेश्वर तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इल्तुतमिश के पास में उसे मिलाकर के कहें तो युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा, और हमले में याल्दु जो था उसकी हार हुई और उसके ही कुछ समय बाद वो मारा गया। याल्दु की हत्या कर दी गई, मारा गया। लेकिन मंगोलों से बचते हुए ख्वारिज़मी राजकुमार जो था जलालुद्दीन मांगबरनी, उसने क्या किया, आकस्मात कह सकते उसका आगमन हुआ, और आगमन होने से अब मुश्किलें खड़ी हो गई। और इस समय चंगेज़ खान के अधीन मंगोल एक, हम कह सकते बहुत भयंकर शक्ति का रूप लिए खड़ी थी। ध्यान रखिएगा, इसी के शासनकाल में मैंने बताया किसका आगमन हुआ, आगमन हुआ था ख्वारिज़मी राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी, राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी, इसका आगमन हुआ। और इसके आगमन से देखोगे तो काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। और इस समय मैंने बताया था कि चंगेज़ खान के साथ में जो मंगोल लोग थे वो एक भयंकर शक्ति का रूप लिए हुए खड़े थे। चंगेज़ खान जो है, जो चंगेज़ खान था, चंगेज़ खान ये स्वयं को भगवान का अभिशाप बताता था। ये खुद को जो है भगवान का अभिशाप बताता था, भगवान का अभिशाप स्वयं को, है ना। हालांकि इसके बाद देखोगे दिल्ली सल्तनत को हमेशा के लिए मंगोल हमलों से खतरा बना रहा। लेकिन भारत जो था, उनके द्वारा चीन देख लो, मध्य एशिया देख लो, रूस देख लो, फारस देख लो, इनमें काफ़ी विध्वंस जो हुए थे उनसे बचा रहा था। लेकिन अब क्या था, जो पंजाब था और जो ऊपरी सिंध था, जो सागर द्वाब थे, वो मंगोल और कुबाचा और मांगबरनी, इनके बीच में अब युद्ध का चित्र बन गया। वो जो है कौन कौन सा, पंजाब, ऊपरी सिंध, सागर दोआब की बात करें तो मंगोल, कुबाचा और मांगबरनी, इनके बीच क्या था, ये युद्ध का क्षेत्र बन गया। किस किस के बीच में, ध्यान रखिएगा, पंजाब और आपका ऊपरी सिंध सागर, सिंध सागर दोआब भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, दोआब। ये किसका युद्ध क्षेत्र बन गया, ध्यान रखिएगा, ये बन गया मंगोल, कुबाचा और जो नया आया था मैंने बताया था मांगबरनी, जलालुद्दीन मांगबरनी, इनका ये युद्ध क्षेत्र बन गया। ठीक है, यहां से क्या हुआ,
अब हम कह सकते हैं कि एक अपने राज्य को बचाने के लिए इल्तुतमिश जो है इस संघर्ष में तटस्थ रहा, सावधान रहा, और जब तक चंगेज़ खान जीवित रहा, यानी कि चंगेज़ खान कब तक जीवित रहा था, ये चंगेज़ खान जो जीवित रहा वो 1227 ईस्वी तक जीवित रहा था, और उसने सिंधु क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया इल्तुतमिश ने, है ना। लेकिन सन 1224 में उसने तब चैन की सांस ली जब उसकी मृत्यु हो गई थी, और जब मांग बर्नी ने भारत छोड़ दिया तब उसने सांस ली चैन की। अब इल्तुतमिश जो है राज्य के संकटग्रस्त क्षेत्रों पर खुल करके अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था, और उसने सबसे पहले बंगाल पर दृष्टि डाली, जहाँ के हुस्मुद्दीन इबाज खिलजी एक स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य करने लगा, और इल्तुतमिश ने पूर्व दिशा की ओर आक्रमण किया, और आक्रमण करके उसने गंगा के दक्षिण में बिहार के सभी जिलों पर कब्जा कर लिया। और इबाज ने क्या किया, इबाज जो था उसने इबाज खिलजी जो था, हुस्मुद्दीन इबाज खिलजी जो था, उसने घुटने टेक करके दिल्ली की जो प्रभुसत्ता थी, जो आधिपत्य था, उसको छोड़ दिया, स्वीकार कर लिया। उसने अपने यानी कि हथियार टेक दिए। जब 1226 ईस्वी का समय आया तो इल्तुतमिश ने क्या किया, रणथंभौर के एक विशाल किले पर आक्रमण किया, अधिकार कर लिया, और अगले ही वर्ष शिवालिक क्षेत्र में जो मंदसौर का किला है उस पर भी। और इसके बाद उसने जो चौहान थे उनसे जालौर छीन लिया, और फिर से बयाना, थंगीर, ये सब को हासिल कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। इसके अलावा देखोगे तो उसने संघर्ष किया काफ़ी, और जो अजमेर है, जोधपुर है, यहाँ पे सांभर और नागौर पर भी इसने फिर से दोबारा से कब्जा कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, जो इल्तुतमिश ना, उसने भटिंडा है आपका तबर हिंद को जो रास्ता जाता है वही, है ना, सुरसती, लाहौर, इन पर भी अपना सत्ता कायम कर ली, जमा ली। और 1228 ईस्वी में, सन 1228 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने जो है उच्च और मुल्तान, इन पर हमला किया, इनको अपने कब्जे में किया, और इन पर जब कब्जा किया, इन पर जब अधिकार किया, तो अधिकार करते समय इसने कुबाचाओं को हराया, जो कुबाचा था उसको हरा दिया। और कुबाचा को हराने के बाद में कुबाचा ने हालांकि आत्मसमर्पण कर दिया था, और आत्मसमर्पण भी नहीं कहेंगे, उसने क्या सोचा कि मैं इसके सामने आत्मसमर्पण करूंगा, जो कुबाचा था। तो उसने एक प्लान सोचा, एक नियम बनाया। उसने ये विचार कर लिया कि मैं इसके हाथों के मरने की बजाय जो सिंधु नदी थी उसमें डूब करके मरना पसंद किया। जो कुबाचा था ये किस में डूब करके मरा, सिंधु नदी में डूब करके मरा, सिंधु नदी में डूब कर मर गया। ठीक। और अब जो 1229 ईस्वी का समय आया, 28 के बाद जब 1229 ईस्वी का समय आया, ध्यान रखिएगा, उसे बगदाद के जो अब्बासी खलीफा थे, जो खलीफा थे, उनसे मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हो गया, और जिसे सुल्तान के रूप में भी उसकी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत को एक औपचारिक मान्यता प्राप्त हो गई। अब उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बना लिया। पहले लाहौर राजधानी हुआ करती थी, लाहौर के बाद में इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बना लिया। ठीक है, अपनी राजधानी दिल्ली को बना लिया। और 1231 में, ध्यान रखिएगा, 1231 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर हमला किया। कहाँ पर? ग्वालियर पर हमला किया 1231 ईस्वी में। और उत्तरी भारत के काफ़ी भाग थे जिन पर कि मोहम्मद गौरी का कब्जा था, उनके हाथ से निकल गया, और ग्वालियर के किले में 11 महीने तक सामना किया। लेकिन 1232 ईस्वी में जब परिहार शासक ने किला छोड़ दिया तो इल्तुतमिश ने उसे अपना कब्जे में, उसको अपने अधिकार में कर लिया। फिर समय आया आपका 1234 से लेकर के 35 के बीच का, और इस समय में क्या हुआ, जो तुर्क थे, तुर्कों ने भिलसा का एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर था और उज्जैन का एक महाकाल का मंदिर था, उसको लूटा और नष्ट कर दिया। किसने? तुर्कों ने। ध्यान रखिएगा, जो भिलसा में देखोगे, भिलसा के पास में एक हिंदू मंदिर था और दूसरा था उज्जैन में। उज्जैन का किसका मंदिर था? महाकाल का मंदिर, महाकाल मंदिर। इनको लूटा, है ना, और नष्ट कर दिया। अब देखोगे जो विरोधी सरदार थे उनको हरा करके इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम जो अमीर थे, जो सरदार थे, उनकी एक टुकड़ी रखी और उसे तुर्कान चहलगी या चालीसा या 40 अमीरों का समूह कहा गया। क्या कहा गया? जो उसके पास वफादार गुलाम थे, जो अमीर लोग थे, जो सरदार लोग थे, उनकी एक टुकड़ी थी
इसमें 40 लोग थे, है ना। उसको क्या बोला गया था? तुर्कान चहलगी। क्या बोला गया था? तुर्कान चहलगी। तुर्कान चहलगी कह सकते हो, चालीसा कह सकते हो, हालांकि 40 अमीरों का समूह भी कहते हैं, 40 अमीरों का समूह भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कहा गया, और उसने क्या किया, जो मिन्हाजुद्दीन सिराज था और जो मलिक ताजुद्दीन था उनको संरक्षण दिया। किस किस को दिया संरक्षण? दो लोग थे, एक तो मिन्हाजुद्दीन सिराज, दूसरा कौन था? दूसरा था मलिक ताजुद्दीन। इन दोनों को संरक्षण दिया। किसने दिया संरक्षण? मैंने बताया था, संरक्षण दिया इल्तुतमिश ने। और इक्ता की जो शासन व्यवस्था थी और सुल्तान की जो सेना थी, इसके निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को दे दिया गया। और ये पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, है ना। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के देखे जाए तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इसी ने इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट किया था। कौन कौन सा? इसने इल्तुतमिश ने जो है, ध्यान रखिएगा, अरबी सिक्के चलाए थे, अरबी सिक्के। और जो उसके जो सिक्के थे महत्वपूर्ण, एक तो चांदी का टंका था, टंका ये चांदी का हुआ करता था, और एक इसने जीतल चलाया, जीतल, ठीक है। ये हमारी इल्तुतमिश की कहानी रही। अब हम यहाँ बात करेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। इसके बाद में शासन आ गया किसके हाथों में? रज़िया सुल्तान के हाथों में। रज़िया सुल्तान, इसने किया 1236 से 1240 तक, ठीक है। और इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टंके पर उसका नाम जो है अंकित करवा दिया। जो चांदी का टंका था उस पर रज़िया का नाम अंकित करवा दिया। और रज़िया के मामले में देखोगे तो पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। रज़िया ने हालांकि देखोगे पर्दा प्रथा को त्याग दिया था, और वो पुरुषों के समान कुबा, जो रज़िया थी, ध्यान रखिएगा, ये कुबा और कोट, कुबा बोलते हैं कोट को, ठीक है, और एक कुलाह, कुलाह बोलते हैं टोपी को, ठीक है। ये पहन करके दरबार में बैठती थी। क्या पहन करके? कुबा और कुलाह, यानी कि कोट और टोपी पहन करके दरबार में बैठा करती थी। और एक अबीसी न्यायी हबशी अफसफर हुआ करता था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत, उसको अमीर खाबूर यानी कि अश्वशाला का प्रधान बना दिया इसने। किसको? याकूत को इसने क्या बना दिया? याकूत जो था, याकूत को इसने क्या बना दिया? अमीर आकुर। क्या बना दिया? अमीर आकुर, अमीर आखुर बना दिया। और अमीर आखुर किसे बोलते हैं? जो इसकी अश्वशाला थी, जो घोड़ों की होती है, उसका रखवाला, उसका प्रधान बना दिया। और 1240 ईस्वी में सरहिंद के जो सूबेदार थे अल्तुनिया, सरहिंद के जो सूबेदार थे उन्होंने क्या किया? अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और अमीरों ने क्या किया? रज़िया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। और रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दोनों दिल्ली की ओर बढ़ चले गए। लेकिन वो बहराम शाह जो था उसने उनको हरा दिया और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। जो मुइजुद्दीन बहराम शाह जो था उसने 1240 से 42 ईस्वी में अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए एक नया पद नायब ए मुमलकत की स्थापना की। और जो अलाउद्दीन मसूद शाह जो था उसने 42 से 46 ईस्वी के बीच में शासनकाल में जो शक्ति थी उनको 40 सदस्यों के पास रहा करती थी। और बलबन जो था अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। बलबन, इसको ध्यान रखिएगा, ये अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। अमीर हाजिब, इस पद पर ये नियुक्त किया गया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे बात नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। किसके बारे में? नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन महमूद था, इसने 1246 से लेकर के और 65 तक किया, ठीक है। और ये मधुर काफ़ी था,
धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, जो मतलब था एक तरीके से हम कह सकते हैं मधुर और धार्मिक था, धार्मिक और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। और खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी। किसकी? नसरुद्दीन महमूद की। जो मिनहाजुद्दीन सिराज था उसने अपनी तबकात नासरी उसे ही समर्पित कर दी, उसी के हाथों पर छोड़ दी। और 1249 में ध्यान रखना उसने क्या किया, जो बलबन था उसको उलुग खां की उपाधि दी। किसको? बलबन को। बलबन को एक उपाधि दी और वो उपाधि थी उलुग खान की। ठीक है, और उपाधि दी और सेना पर पूरा नियंत्रण के साथ साथ नायब मुमलकत का पद भी इसको दे दिया। सेना पर नियुक्ति भी और एक पद था किसका? नायब मुमलकत का। ठीक है, ये पद अब किसके हाथ में था? ये पद था बलबन के हाथ में। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे हम बलबन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? बलबन के बारे में। बलबन को देखा जाए, जो बलबन था, हालांकि बलबन ने जो शासन किया वो 1265 से लेकर के और 1287 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, 1287 ईस्वी तक। हालांकि इसके बलबन के एक वास्तविक नाम की बात की जाए, इसका जो वास्तविक नाम था बलबन का वो था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। इसका नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, इसका नाम बहाउद्दीन था वास्तविक नाम। बलबन जो था ये जब 20 वर्ष का था, बलबन की आयु जब 20 वर्ष की थी तब तक देखोगे ये वजीर की हैसियत से रहता था। इसके पास वजीर का पद था। ठीक है ना, और 20 वर्ष तक देखोगे सुल्तान के रूप में शासन किया इसने। एक वजीर की हैसियत से इसने 20 वर्ष तक इसने सुल्तान के रूप में शासन किया, 20 वर्ष तक। हालांकि जब दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था बलबन जो था, जो कि सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था, और बलबन ने ही सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इस बलबन ने एक नीति अपनाई थी, उस नीति का नाम क्या था? रक्त और लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति। ठीक है, ये बलबन ने अपनाई थी। और बलबन ने जो है अपने को एक फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित किया है अफराइसियाब वंशज। इसने फिरदौसी का जो शाहनामा है, फिरदौसी ने किसकी रचना की है? फिरदौसी ने रचना की है शाहनामा की। और उसी शाहनामा में इसने जो खुद को, बलबन ने जो खुद को वर्णित किया है वो किया है अफरासियाब वंशज के नाम से। अफरासियाब वंशज, इसके नाम से इसने खुद को वहां वर्णित किया है। और शासन को जो है ईरानी आदर्श के रूप में एक इसने एक ढंग से, एक सुव्यवस्थित तरीके से इसने उसको संचालन किया। और बलबन ने जो चालीसा दल था उसका दमन किया, है ना, ध्यान रखिएगा। जो चालीसा दल था उसका इसने बलबन ने दमन किया। ठीक है, और बलबन की शासन की सफलता का मुख्य श्रेय देखा जाए उसका गुप्तचर विभाग था, और उसने एक सैन्य विभाग भी बनाया, और विभाग के लिए इसने दीवाने अर्ज की स्थापना की। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? ध्यान रखिएगा, बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की। ठीक है, और बलबन ने एक, ध्यान रखना, सिजदा, जो सिजदा प्रथा थी, बलबन ने इस सिजदा प्रथा को भी इसने संचालन किया। सिजदा बोलते हैं घुटने पर मतलब बैठ करके सिर को झुकाना। और एक पाबोस की स्थापना भी इसी ने की। पाबोस बोलते हैं जो सुल्तान हुआ करता है उसका चरण को चूमना, चरण का चुम्बन करना। सिजदा किसको बोलते हैं? घुटने के बल सिर झुकाना। ठीक है, और पाबोस किसे बोलते हैं? पाबोस बोलते हैं जो सुल्तान है, सुल्तान का चरण चुम्बन करना, चरण चूमना।
ठीक है, ये पाबोस होता है। इसकी जो प्रथा थी इसके दरबार में दोबारा से शुरू करवा दी इसने, जो कि एक तरीके से इन प्रथाओं को देखोगे ये प्रथाएं जो हैं ईरानी हुआ करती थी, ईरानी प्रथा थी ये, ठीक है। और उसने एक ईरानी त्यौहार हुआ करता था नौरोज प्रथा, वो भी स्टार्ट किया। एक ईरानी त्यौहार हुआ करता था और उसका नाम क्या था, मैंने बताया आप लोगों को, नौरोज प्रथा। वो भी स्टार्ट की किसने, बलबन ने। एक कवि हुआ करते थे, एक विख्यात कवि हुआ करते थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो थे उनके उपनाम की बात करें तो उनका उपनाम क्या था, उपनाम था तूतिए हिंद। इनका नाम था तूतिए हिंद, यानी कि भारत का तोता। तूतिया हिंद बोलते हैं, भारत का तोता, ठीक है। और एक थे अमीर हसन, दूसरे कौन से थे, अमीर हसन, जो कि बलवान के दरबार में रहते थे। और अमीर हसन जो थे उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शाहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया था। बलवन की जब मृत्यु हुई, बलवन की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र था कैकुबाद। बलवन का पुत्र था कैकुबाद, उसका उत्तराधिकारी बन गया। और अमीर जो थे, अमीरों ने एक गुट के नेता आरिज ममालिक, यानी कि जो मलिक पेफरोज थे, यानी कि जलालुद्दीन जो था, यानी कि कैकुबाद की हत्या कर दी और राजगद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। हम कह सकते हैं इस प्रकार से जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें जो गुलाम वंश था, अब गुलाम वंश का अंत हो गया, नष्ट हो गया। अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारे खिलजी वंश की। किसकी, खिलजी वंश की यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। खिलजी वंश की यहाँ से शुरुआत होती है और खिलजी वंश आप लोगों का 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला, ठीक है। 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश की स्थापना देखी जाए तो जो खिलजी क्रांति थी उसी के नाम से जानी जाती है ना। जब 70 वर्ष की आयु थी जलालुद्दीन खिलजी की, ध्यान रखिएगा, 70 वर्ष की आयु थी किसकी, जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी था उसकी आयु कितनी थी, 70 वर्ष की आयु थी। और 70 वर्ष की आयु में यानी कि 1290 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और उसने काफ़ी वर्षों तक बलवन के जो कार्य थे, बलवन के लिए इसने कार्य किया। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। उसका राजगद्दी जब संभाली उसने तो एक मामलुक जो वंश था, जो राजवंश था, उसका अंत किया और तुर्क गुलाम जो था, अभिजात वर्ग जो था, उसके वर्चस्व का उसने हनन किया, उसको नष्ट किया। यहाँ से हम बात करेंगे अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था, जो कि मुजादिद ई सबीलेहा, यानी कि ईश्वर की राह संघर्ष है, उसके रूप में स्वीकार जाना जाता है, उसके रूप में प्रख्यात था। किसके रूप में, जलालुद्दीन खिलजी जो था, ध्यान रखिएगा, मुजाहिद फी मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, ठीक है, इसके रूप में जाना जाता था। इसका मतलब होता है ईश्वर की राह में संघर्ष करना, है ना। और ये देश में देखोगे तो इस्लामिक नियम और कानून लागू करने में अपनी जो असमर्थता थी उसको लेकर के बहुत दुखी था। क्योंकि बर्नी जो था, बर्नी ने जब अपना यात्रा वृतांत दिया, आपको बर्नी का यात्रा वृतांत भी पढ़ाएंगे हम लोग जो है, अल बरूनी का। तो जो बर्नी था, बर्नी के अनुसार देखोगे इसको खेद था, और इसको खेद में देखोगे, शब्दों में देखोगे, इसके रिश्तेदार जो थे मलिक अहमद चाप, उनको व्यक्त किया है इसने। और उसने बताया कि हम सुल्तान महमूद से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं, हिंदू, है ना, हर दिन मेरे महल को नीचे से गुजरते थे जो हिंदू लोग थे, ऐसा बताया जाता है। बर्नी जो था उसने बताया है कि हम सुल्तान जो हैं वो ऐसा कहता था, जलालुद्दीन खिलजी जो था, कि हम सुल्तान महमूद से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं, और हिंदू हर दिन मेरे महल के नीचे से गुजरते हैं अपने ढोल तुरही बजाते हुए, और यमुना नदी जाकर के मूर्ति पूजा करते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था उसने चौहानों की जो शक्ति बढ़ रही थी उसके विरुद्ध उसने अभियान किया, हमला किया, आक्रमण किया। और उस समय चौहानों का केंद्र हुआ करता था रणथंबोर, और उसका नेता था हमीर देव, जो कि पृथ्वीराज द्वितीय का वंशज हुआ करता था। सल्तनत की सेनाओं ने देखोगे तो हमला किया मांडवर पर और वहाँ कब्जा कर लिया, जो कि चौहानों की उत्तर में सुदूरतम चौकी हुआ करती थी। जो झेन का किला था,
जहन का किला, जो कि चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। हालांकि जहन का किला देखोगे तो जो रास्ता था, इनकी राजधानी के लिए जो रास्ता जाता था उसकी रक्षा करता था जहन का किला जो है ना, राजधानी की रास्ते जो जा रहा था राजधानी को लेकर के उसकी रक्षा करता था जहन का किला, और उस पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि देखोगे सैनिकों ने लूटपाट तो मचा करके देखोगे माल जमा तो कर ही लिया था, लेकिन मंदिरों को भी नष्ट किया। लेकिन सुल्तान जो था उसने सेना को देखोगे, जो सैनिक क्षति हुई उस क्षति को, उस घटना को देखते हुए उसने रणथंभौर पर भी हमला नहीं किया, फिर हमले को रोक लिया। सुल्तान का भतीजा या हम भांजा कह सकते हैं, और दामाद जो था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे इलाहाबाद के पास में एक कड़ा था, कड़ा के पास में जो मनिकपुर का शासक था वो नियुक्त कर दिया और सुल्तान का स्थान लेने को उत्सुक हो गया। इसकी आर्थिक स्थिति को देखोगे, इसने क्या किया, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, इकोनॉमी को सुधारने के लिए अलाउद्दीन ने सबसे पहले संसाधन संपन्न जो परमार थे, परमार राज्य वहाँ मालवा में, उन मालवा पर इन्होंने आक्रमण किया, हमला किया। और ऐसा बताया भी जाता है कि सुल्तान ने इस अभियान की इजाज़त भी दे दी थी। सोच समझ करके काम और उत्साह से ज़्यादा इसने देखोगे तो 1992 में 1292 में जो है अलाउद्दीन ने चंदेरी के रास्ते में भिलसा और एक अभियान का नेतृत्व भी किया था। हालांकि दिल्ली सल्तनत का ये एक पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। 1295 का जब समय था, 1295 ईस्वी का, ध्यान रखिएगा, जो अलाउद्दीन था उसने स्वयं को और समृद्ध बनाने के लिए रामचंद्र देव के द्वारा जो शासित यादव राजधानी थी देवगिरी, इसने 1295 में, ध्यान रखिएगा, देवगिरी पर, कहाँ पर, देवगिरी पर हमला कर दिया और तुर्क सेना जो थी उसने दक्षिण भारत पर हमला कर दिया, और पहला हमला था जिस पर कि 4 शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। हालांकि देखोगे देवगिरी के जो यादव लोग थे उनके अलावा भी देखोगे तेलंगाना के काकतीय थे, जो कि द्वार समुद्र के होयसल और मदुरा के पांड्य शामिल हुआ करते थे। यादव शासक क्या हुआ, अचानक जब हमला किया गया तो उसके लिए, हमले के लिए वो तैयार नहीं थे आक्रमण के लिए। उनकी सेना का एक विशाल हिस्सा उस समय उसके बेटे के साथ था जो कि तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। संघर्ष के बाद देखोगे जिसमें कि तुर्क सेना का पलड़ा भारी हुआ, वो शक्तिशाली ज़्यादा खड़ी हो गई। जो रामचंद्र देव जो थे उन्होंने समर्पण कर दिया और एक भारी रकम, एक बहुत बड़ी संपत्ति हर्जाने के तौर पर देने के लिए वो राजी हो गए थे। कौन, रामचंद्र देव, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में धन दिया था। ठीक है, इसके समय में क्या हुआ, जो ईरानी फकीर हुआ करता था सीदी मौला, इसी के समय में एक फकीर, ईरानी फकीर हुआ करता था जिसका नाम था सीदी मौला। सीदी मौला, ये जो कौन होता था, ये ईरानी फकीर था, ईरानी फकीर। और इस ईरानी फकीर की, ध्यान रखना, हाथी के द्वारा मृत्यु करवा दी। जो हाथी था उस हाथी को इसके ऊपर चलवा दिया, हाथी के पैरों से इसकी हत्या करवा दी। जलालुद्दीन के समय में देखोगे लगभग 2000 मंगोल इस्लाम जो थे वो धर्म को स्वीकार करके दिल्ली के पास में मुगलपुर में जाकर के बस गए थे, जो कि नए मुसलमानों कहलाए थे, नए युग के मुसलमान कहलाए थे। और 19 जुलाई 1296 में, 19 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन जो था अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने के लिए कहाँ गया, देवगिरी। आक्रमण के बाद में, जब देवगिरी का आक्रमण हुआ उसके बाद में गया कड़ा पे पहुंचा और वहां उसके भतीजे ने जो है छल पूर्वक सुल्तान का वध कर दिया। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हमारी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था, और अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा, 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया इसने। ठीक है, जो अलाउद्दीन था उसने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर लिया था, लेकिन इसने क्या किया, जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो दिल्ली में बलवन के जो लाल महल था वहाँ पे इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो दिल्ली में हुआ। जो राज्याभिषेक हुआ वो दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में कहाँ पर, जो बलवन का लाल महल था, बलवन का जो लाल महल था वहाँ इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किए। उसने देवगिरी के शासक, जो देवगिरी के शासक थे, कौन,
ध्यान रखिएगा, रामचंद्र जो थे उनको रायन की पदवी दी और चंदोबा दे करके उनको सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा, इनको रायन इसकी पदवी दी और चंदोबा दे करके इनको सम्मानित कर दिया। अलाउद्दीन का पहला सैन्य अभियान जो था वो 1298 में गुजरात के विरुद्ध हुआ और इसी अभियान के समय कैम्बे से मलिक काफूर पकड़ा गया था। और अलाउद्दीन के समय में देखोगे दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया गया और तेलंगाना का शासक कौन हुआ करता था? प्रताप रुद्र देव द्वितीय। तेलंगाना है, इस तेलंगाना का जो शासक हुआ करता था, वो शासक कौन हुआ करता था? प्रताप रुद्र देव द्वितीय। प्रताप रुद्र देव द्वितीय हुआ करता था और प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध यानी कि कोहिनूर हीरा दिया था। इसी प्रताप रुद्र द्वितीय ने किसको? मलिक काफूर को इसने क्या दिया? कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर हीरा दिया, ठीक है। और 1301 में रणथंभौर के राज्य को अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और 1303 में जो चित्तौड़ विजय हुई, चित्तौड़ विजय देखोगे अलाउद्दीन की सबसे एक नई विजय थी और इसके पहले उसने किसी सुल्तान को नहीं जीता था। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज़्र खां के नाम पे खिज़राबाद रख दिया और इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया था। दक्षिण भारत के राज्यों पर देखोगे आक्रमण करने में जो अलाउद्दीन था उसका उद्देश्य केवल धन और विजय दोनों ही लालसा थी इसकी, क्योंकि वो सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने कि विंध्याचल पर्वतमाला को पार कर करके जो है दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। और दक्षिण भारत की विजय के लिए जो अलाउद्दीन था उसने मलिक काफूर को भेजा था। हालांकि मंगोल आक्रमणों से देखोगे तो उसने सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए उसने 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया था और किलेबंदी भी की। हालांकि देखा जाए तो अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय यानी कि शानी की उपाधि ग्रहण की और उसने अपने सिक्कों पर भी उसको अंकित करवाया। जो खजाइनुल फतूह था उसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा ऐसी उपाधियाँ इसको दी। किसने दी? अमीर खुसरो ने, ठीक है। और अलाउद्दीन ने राजधानी में आर्थिक मामलों में देखोगे काफ़ी देखरेख के लिए दीवान रियासत नाम की एक नई विभाग की स्थापना की। किसकी? दीवान रियासत। और मुहतसिब जनसाधारण के आचार का एक रक्षक हुआ करता था, देखभाल करने वाला हुआ करता था, जो कि वह बाजारों पर भी नियंत्रण रखता था और नाप तोल का निरीक्षण भी करता था, ठीक है। हालांकि देखोगे जो इसने अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान था उत्तर भारत में उसकी थोड़ी सी बात करें कि किस राज्य पर इसने आक्रमण किया, शासक कौन था, कब किया और खिलजी वंश का शासक सरदार कौन हुआ करता था, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा इसके जो अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान था उत्तर भारत में। उत्तर भारत में विजय अभियान, ठीक है। देखो इसने सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक कौन हुआ करता था? रायकरण बघेला। इसको कर्ण भी बोलते थे, और इसने 1299 में किया, ठीक है। और जो खिलजी सरदार हुआ करता था, खिलजी सरदार कौन था उस समय पे? उलूग खान और नुसरत खान। उलूग और नुसरत खान ये दोनों सरदार हुआ करते थे उस समय पे, ठीक है। किसके? खिलजी वंश के। दूसरा आक्रमण किया इसने रणथंभौर में। रणथंभौर पर इसने आक्रमण किया और उस समय पे शासक कौन हुआ करता था? ध्यान रखना, राणा हम्बीर देव, जो कि चौहान शासक हुआ करता था। राणा हम्बीर देव, राणा हम्बीर देव। और ये ध्यान रखना ये कौन था? चौहान शासक हुआ करता था, ठीक है। कब किया? इसने किया 1301 ईस्वी में। और उस समय खिलजी सरदार कौन हुआ करता था? उलूग खान और नुसरत खान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा आक्रमण किया इसने चित्तौड़ पर और ये किसके विरुद्ध किया? रतन सिंह के विरुद्ध किया।
ये रतन सिंह के विरुद्ध किया। और कब किया? 1303 ईस्वी में। ठीक है। और उस समय खिलजी सरदार कौन हुआ करता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और इसने चौथा आक्रमण किया सिवाना पर। कहाँ पर? सिवाना पर। ठीक है। किसके विरुद्ध किया? महलक देव के विरुद्ध इसने किया। महलक देव के विरुद्ध इसने सिवाना पर आक्रमण किया। कब किया? 1305 ईस्वी में किया। उस समय कौन हुआ करता था सरदार? आइनू मुल्क मुल्तानी हुआ करता था सरदार। आइनुल मुल्क सुल्तानी। ठीक है। मुल्तानी। आइनुल मुल्क मुल्तानी इस समय शासक हुआ करता था, सरदार हुआ करता था। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसने जो आक्रमण किया, इसने सिवाना पर जो आक्रमण किया वो आइनुल मुल्क मुल्तानी के समय किया। और इसके बाद इसने सिवाना पर किया। ये चित्तौड़ पर किया इसने रतन सिंह के विरुद्ध 1303 में। उस समय अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। और सिवाना पर इसने जो किया, यहाँ सिवाना पर जो इसने आक्रमण किया, सिवाना पर जो आक्रमण किया था इसने, यहाँ थोड़ी गलती होगी, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आप लोगों को, इसको ध्यान रखिएगा। जो इसने सिवाना पर किया, इससे पहले इसने मालवा पर भी आक्रमण किया था, उसको याद रखिएगा पहले। ठीक है ना। इसने मालवा पर भी आक्रमण किया। और जो मालवा पर आक्रमण किया चित्तौड़ के बाद में, मालवा पर, और ये किसके विरुद्ध किया था? ये महलक देव के विरुद्ध किया था। महलक देव के विरुद्ध किया। और कब किया? 1305 ईस्वी में। ठीक है। 1305 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया? आइनुल मुल्क मुल्तानी के विरुद्ध किया। आइनुल मुल्क मुल्तानी के विरुद्ध इसने आक्रमण किया 1305 ईस्वी में। इसके बाद किया था, मालवा के बाद इसने सिवाना पर, और ये किया था शीतल देव के विरुद्ध। ये किया था इसने शीतल देव के विरुद्ध किया था, जो कि परमार वंश का हुआ करता था। परमार वंश का। ठीक है। कब किया था? 1308 ईस्वी में किया था। किस, और शासक कौन था? कमालुद्दीन कुर्ग उस समय हमारा खिलजी सरदार हुआ करता था। कमालुद्दीन कुर्ग उस समय सरदार हुआ करता था। इसके बाद किया इसने जालौर पर किया। ठीक है। जालौर में ध्यान रखिएगा, जालौर में इसने किया कान्ह देव के विरुद्ध, यानी कि कृष्ण देव के विरुद्ध किया इसने। और कृष्ण देव के विरुद्ध इसने आक्रमण किया 1311 में। और उस समय यही हमारा कमालुद्दीन कुर्ग जो था, वही सरदार शासक खिलजी सरदार हुआ करता था। ये थे हमारे उत्तर भारत के अभियान। ठीक है। इन पर जो आक्रमण किया था। इसके बाद बात करेंगे हम लोग दक्षिण भारत में। कहाँ पर? दक्षिण भारत में इसने जो अभियान किए। दक्षिण भारत में इसने पहले आक्रमण किया अपना देवगिरी पर। और देवगिरी में जो आक्रमण किया, ये किसके विरुद्ध किया? रामचंद्र देव के विरुद्ध। रामचंद्र देव के विरुद्ध किया, जो कि यादव शासक हुआ करते थे। ये यादव शासक हुआ करते थे। और आक्रमण किया 1296 ईस्वी में। ठीक है। और उस समय कौन था सरदार? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। इसके बाद फिर दोबारा से इसने देवगिरी पर किया। और वो किसके विरुद्ध किया? रामचंद्र देव के विरुद्ध किया। कब किया? 1307 ईस्वी में। लेकिन इस समय जो खिलजी सरदार हुआ करता था वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर इस समय खिलजी सरदार हुआ करता था। तीसरा आक्रमण किया इसने वारंगल पर। और तीसरा आक्रमण वारंगल में किसके विरुद्ध किया? प्रताप रुद्रदेव के प्रति। प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध किया। और प्रताप रुद्रदेव जो हुआ करते थे वो काकतीय शासक हुआ करते थे, काकतीय वंश के शासक हुआ करते थे। कब किया था इसने? ध्यान रखिएगा, 1309 में किया था। और उस समय भी हमारा मलिक काफूर जो था वही सरदार हुआ करता था, खिलजी सरदार। उसके बाद इसने चौथा आक्रमण किया अपना द्वार समुद्र पर। ठीक है। और किसके विरुद्ध किया? वीर बल्लाल तृतीय के विरुद्ध।
वीर बल्लाल तृतीय के विरुद्ध इसने आक्रमण किया, अभियान किया 1310 में, और उस समय मलिक काफूर ही हमारा सरदार हुआ करता था। इसके बाद इसने पांड्य पर आक्रमण किया, और पांड्य पर जब इसने आक्रमण किया वो किया वीर पांड्य के विरुद्ध, ठीक है, वीर पांड्य के विरुद्ध, और ये किया इसने 1311 ईस्वी में। और उस समय ध्यान रखिएगा हमारा मलिक काफूर ही हमारा सरदार हुआ करता था। छठा आक्रमण इसने किया देवगिरी पर, दोबारा से देवगिरी पर, यह तीसरा आक्रमण था इसका, और शंकर देव के विरुद्ध किया। हालांकि शंकर देव को हम लोग जो ध्यान रखना सिंगड़ द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, सिंगड़ द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। और ये आक्रमण हुआ इसका 1313 में, और उस समय भी हमारा मलिक काफूर ही उस समय सरदार हुआ करता था। तो ये थे हमारे दक्षिण के अभियान, मैंने पूरा अब के उत्तर के बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें थोड़ी सी, इसकी जो स्थायी सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की, जो स्थायी सेना थी, उस स्थायी सेना के बारे में बात करें। ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन की जो स्थायी सेना थी, और हालांकि हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन जो था वो स्थायी सेना का प्रारंभ करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। जो फरिश्ता था उसने ऐसा बताया है कि जो केंद्रीय सेना थी उसमें लगभग 4,75,000, कितने 4,75,000 इसमें घुड़सवार हुआ करते थे, है ना। बहुत बड़ी सेना हो गई, विशाल सेना हो गई। और अपनी सैन्य व्यवस्था की कार्य क्षमता सुधारने के लिए सुल्तान ने उसके संगठन, अपने साज सामान और अनुशासन पर केवल कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से अधिकाधिक ध्यान दिया। उसने दाग यानी कि घोड़ों की जो राजसी चिन्ह थे उनको दागने की प्रथा, चेहरा बोलते हैं, सैनिकों के विस्तृत वर्णन, दो प्रक्रियाएं इसने स्टार्ट की। घोड़ा दागना और सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा थी उसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। आर्थिक सुधार की बात करें तो अलाउद्दीन ने विश्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया। अलाउद्दीन ने देखोगे तो राशनिंग व्यवस्था भी लागू की थी। और अलाउद्दीन ने मलिक काबुल को शहदा और बाजार का अधिरक्षक नियुक्त किया हुआ था, ठीक है। हालांकि इसकी हम बात करें, बाजार विनिमय की बात करें, इसके समय में जो बाजार विनिमय था उसकी बात करें, बाजार विनिमय, ध्यान रखिएगा राज्य में क्या था, जो अन्न था उसके भंडारों में जो अन्न की संख्या थी, अन्न संख्या करने की जो अलाउद्दीन की नीति थी उसमें सूखे में काम आने के अलावा भी देखोगे उसकी जो मूल्य थे वो नियंत्रण नीति के लिए अति आवश्यक थी, क्योंकि सुल्तान कम आय पर भी एक विशाल सेना रखना चाहता था। और इसके लिए ये सुनिश्चित करना भी जरूरी था कि आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो कम दामों पर मिलें। फरिश्ता ऐसा बताता है कि जो मूल्य नियंत्रण था वो सुल्तान के द्वारा नियंत्रित देखोगे तो काफ़ी क्षेत्रों में लागू होते थे, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना ऐसा भी था कि इन्हें केवल राजधानी में ही लागू किया गया। दिल्ली में देखोगे एक केंद्रीय अन्न बाजार हुआ करता था, और जिसको अन्न बाजार को हम लोग काय के नाम से जानते थे, मंडी के नाम से जानते थे, मंडी, वो स्थापित किया गया। शहर के हर मोहल्ले में कुछ छोटी छोटी दुकानें स्थापित हुई। एक अलग बाजार था सराय ए अदल, कौन सा, सराय ए अदल। और जो सराय अदल था उसमें कपड़ा मिलता था, क्या मिलता था इसमें, कपड़ा, चीनी, जड़ी बूटियां, मेवा, मक्खन, चिराग वगैरह, इनके लिए तेल मिलता था। जबकि एक दूसरा बाजार था जिसमें घोड़े, गुलाम, गाय बैल ये मिलते थे। बाकी सभी वस्तुएं एक दूसरे बाजार में सेम सामान मिलती ही थी। राज्य जो था उसके द्वारा निर्धारित जो मूल्य थे उनको कारगर रूप से लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार अधीक्षक कह सकते हैं नियुक्त किया। और जो बाजार अधीक्षक था उसका नाम क्या था, या उसका पद जो था, उसका पद था शहनाई मंडी, उसका पद था शहनाई मंडी के नाम से वो नियुक्त किया। हालांकि व्यापारियों को देखोगे या उस शहनाई मंडी को देखोगे तो उसकी सहायता के लिए गुप्तचर अधिकारी भी रहता था, और व्यापारियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अनाज या जो वस्तुएं हैं, है ना, इनकी वो जमाखोरी ना कर सकें, उनको चुरा ना सकें, उसकी नज़र के लिए भी एक व्यवस्था की थी, उसके लिए प्रावधान भी किया था, एक पद भी नियुक्त किया था। और राज्य के सभी व्यापारियों की सूची भी रखी जाती थी, क्योंकि इन व्यापारियों को लिखित आश्वासन देना होता था कि वे सराय अदल में बेचने के लिए कुछ मात्रा में, निर्धारित मात्रा में वस्तुएं लाएंगे। और जासूस जो हुआ करते थे,
है ना, उनका एक तंत्र सुल्तान को उनके आदेशों के उल्लंघन की जानकारी देता था कि वो इस समय इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उसने भी एक दल बनाया हुआ था। हालांकि सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करने वाले को काफ़ी कड़ी सजा भी दी जाती थी, जिनमें कि जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है, या राजधानी से बाहर भी निकाला जा सकता है, या चेहरा जो है हमारा फेस, उससे मांस को भी कटवाना था उसमें। ऐसा भी इसका कड़ा प्रावधान था उस समय, क्योंकि उसने गांव के जो मुखिया थे, गांव के मुखिया को क्या बोलते थे? मुकद्दम। जो मुखिया हुआ करता था उसको मुकद्दम कहते थे, मुकद्दम। जमींदार जो हुआ करते थे, जमींदार, इनको क्या बोलते थे? इनको खूंतो बोलते थे, खूंतो। और जो साधारण किसान थे, जनरल फार्मर, उनको क्या बोलते थे? उनको बलाहारो बोलते थे, उनको बलाहारो बोलते थे। तो इनके संबंधित जो आदेश जारी किए जाते थे, जो खूंते थे, जो मुकदमे थे, इनके विशेषाधिकार को छीन लिया। जो अधिकार थे, विशेषाधिकार थे, उनको छीन लिया। हालांकि अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय और राजस्व को निश्चित किया। राजस्व जो था वो नकद और अनाज दोनों रूप में वसूल किया जाता था। और राजस्व के अलावा देखोगे तो अलाउद्दीन ने आवास कर जानते हैं ना, घर का जो कर होता है वही आवास कर, यानी कि हम कह सकते हैं घरी कर। चराई कर, यानी कि जो दुधारू पशु हुआ करते, दूध देने वाले, उन पर भी कर ये लगाया। करी और कहरी, ये 2 कर भी इसने लागू किए थे। करी और करही, ये भी दोनों प्रकार के कर हुआ करते थे, ये अलग चीज़ों पर लगाए जाते थे। जजिया, जो गैर मुसलमान हुआ करते थे उनसे लिए जाने वाला कर था, जजिया भी इसने लागू किया, जजिया, है ना। खुम्स क्या था? जो खुम्स था उससे राज्य को 5वां हिस्सा मिलता था, और शेष 4/5 भाग जो था, है ना, वो हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इनके नियम का उल्लंघन करते हुए खुम्स का 4/5 भाग जो था राज्य के भाग के रूप में लिया गया। हालांकि जकात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। जकात क्या था? एक धार्मिक कर था, धार्मिक कर, है ना। भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों को जो लगान थी वसूल करने की एक व्यवस्था सबसे पहले अलाउद्दीन ने स्टार्ट की, और उसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वो पहला दिल्ली का सुल्तान बना जो नगद वेतन देता था। और अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज, ये भ्रष्टाचार दूर करने के लिए एक राज व्यवस्था थी। और अलाउद्दीन के द्वारा अलाई दरवाज़ा बनाया गया, और ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तुर्की कला का सबसे श्रेष्ठ नमूना था क्या? अलाई दरवाज़ा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मुबारक शाह खिलजी के बारे में। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी के बारे में। जो मुबारक शाह खिलजी था, मुबारक शाह खिलजी, इस मुबारक शाह खिलजी ने शासन किया 1316 से लेकर के और 1320 ईस्वी तक। ठीक है, और इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। और ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। और खुशरब शाह जो है, ये क्या था कि हिंदू धर्म से जो परिवर्तित मुसलमान थे उनको खुशरब शाह बोलते थे। और उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण की। जो बरनी था उसने बताया है कि मुबारक खिलजी जो था कभी कभी दरबार में ये नग्न अवस्था में भी आया करता था। कैसी अवस्था में? नग्न अवस्था में, दरबार में। ठीक है, हालांकि इसका शासन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका, कम समय ही इसने शासन किया, 4 वर्ष के लिए केवल, और यहाँ अंत हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के बारे में, वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 हमारा यहीं ख़त्म होता है, पार्ट 2 में हम आगे कल बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहीं पे विराम देते हैं, और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में भी आया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप हमें चैट के ज़रिए से या अपना कॉन्टैक्ट के ज़रिए से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।